इलाके में फैली सनसनी। आरोप जानबूझकर आग लगाने का। 4 दमकल की टीम मौके पर मौजूद। फायर चीफ संजय शर्मा ने जानकारी दी। ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। जोधपुर में आग लगने से सनसनी। जानबूझकर आग लगाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है इस फैक्ट्री के पास ही, थर्माकोल इस फैक्ट्री में बनाया जाता है, इस फैक्ट्री के पास ही कचरे को जलाया जा रहा था, जिसके बाद बार बार मना करने के बावजूद ये कार्रवाई की जा रही थी, हरकतें की जा रही थी और इस आग ने थर्माकोल में आग पकड़ ली और फिर पूरी फैक्ट्री जलकर राख। ये मत जलाओ। यहाँ पे क्या जला रहे हैं? ये सब इनके ये अपनी मर्जी से ये अपने आप आग लगाई है इन लोगों ने, जानबूझ के लगाई है। आपने मना किया था? बिल्कुल मना किया था मैंने। इस आदमी को मैंने बिल्कुल मना किया, ये बंद करो। वहीं महाराष्ट्र के पुणे में भी आग का तांडव देखने को मिला। पुणे के कुरकुंभ एमआईडीसी क्षेत्र में आज सुबह केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। आग की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची 10 दमकल गाड़ियों ने आग को बुझा दिया, आग पर काबू पा लिया। आग कैसे लगी इसका फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। और जयपुर से बड़ी खबर, तकिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। वीकेआई नंबर 14 पर लोहा मंडी रोड की ये घटना है। तो वीकेआई 14 नंबर लोहा मंडी रोड की घटना, तकिया बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, निजी स्कूलों में फीस वसूली का मामला। थोड़ी देर में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। कल सीजेआर के नॉन सिटिंग की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। सरकार और अधिवक्ता की अपील पर यह सुनवाई होगी। एकलपीठ के आदेश को चुनौती दी गई है। एकलपीठ ने ट्यूशन फीस का 70% चार्ज करने का आदेश दिया था। अब इस आदेश को चुनौती दी गई है। सचिन मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सचिन, कितना वक्त और इस सुनवाई के शुरू होने में, क्योंकि आज नजर पूरे प्रदेश की इस पर लगी होगी, राजधानी की लगी होगी। बड़ी संख्या में अभिभावकों ने कोर्ट का रुख किया है। देखिए सुमित, ये अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण मामला है और यही वजह है कि राज्य सरकार ने भी पूरे मामले में अपील की है और ये मान के चला जा रहा है कि तकरीबन 11:30 बजे के आसपास से उसके बाद इस पूरे मामले का नंबर आएगा। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जो सरकारी अधिवक्ता है, अतिरिक्त महाधिवक्ता है राजेश महर्षि, उनके चैम्बर में मौजूद है, क्योंकि ऑनलाइन सुनवाई हो रही है पूरे मामले को लेकर, कोर्ट बंद है। ऐसे में वो अपने चैम्बर सुनवाई करें, उनसे जान लेते कि किस तरह की राज्य सरकार की अपील है और सरकार को अपील करने की क्यों आवश्यकता पड़ी। सर, राज्य सरकार की तरफ से आपने अपील पेश की है, क्या कुछ आपने अपील में कहा? राज्य सरकार की तरफ से जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसके अगेंस्ट में अपील कुछ बिंदुओं पर पेश की गई, जिसमें मुख्य रूप से ये है कि 70% ट्यूशन फी का ऑर्डर लर्नेड सिंगल जज ने किया था, परंतु उसके बावजूद भी जो कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके द्वारा टोटल फीस जो है उसका 70% चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जो सिंगल जज के द्वारा 70% फीस ट्यूशन फी का चार्ज करने का कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं दिया था, बल्कि हमारी तरफ से लर्नेड सिंगल जज के सामने भी ये बहस की गई थी कि जो अनएडेड स्कूल्स हैं उनके द्वारा कोविड के दौरान जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया गया है उस एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंगली उनको फीस चार्ज करनी चाहिए, जिससे कि स्कूल और उनके जो सैलरीड टीचर्स हैं तथा पेरेंट्स हैं उनके बीच में बैलेंस हो सके और किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। उसके अलावा राज्य सरकार इस मामले में और नई पॉलिसी भी अभी लाने वाली है, क्योंकि ये भी देखा गया है कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन देने में अभी समर्थ नहीं है, परंतु वो भी इस ऑर्डर की आड़ में 70% ट्यूशन फी चार्ज करेंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा अपील की गई है। सर, इस पूरे मामले में आपने पूछा भी है कि लॉकडाउन में कितना खर्चा हुआ, उसकी कोई ऑडिट कराया जाए, उसकी कोई रिपोर्ट आपको दी जाए। इस प्रकार का कोई रिप्रेजेंटेशन किसी भी स्कूल की तरफ से हमें नहीं प्राप्त हुआ है, जबकि ये उनका दायित्व बनता है। स्कूल एजुकेशन जो है एक चैरिटी
के अंतर्गत डिफाइन होता है और उसके तहत स्कूल वालों से भी अपेक्षा रखी जाती है कि वो चैरिटी का कार्य करते हुए बोनाफाइडली अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर स्टेट के सामने दें। जो फी रेगुलेशन एक्ट बना हुआ है उसमें एक रिवीजन कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी के समक्ष पेरेंट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है और स्कूल का भी रिप्रेजेंटेशन होता है। उसके माध्यम से भी अपनी बात उनके द्वारा कही जा सकती है। राज्य सरकार न स्कूल टीचर्स के खिलाफ है और न पेरेंट्स के खिलाफ है, दोनों के बीच में एक बैलेंस बन सके ऐसी व्यवस्था के लिए अपील की गई। सर एक अंतिम सवाल, कब तक सर सुनवाई का नंबर आ जाएगा? अभी क्या पोजीशन है? 11:30 बजे तक नंबर आ जाना चाहिए। तो देखिए काफी महत्वपूर्ण मामला है। लाखों अभिभावक हैं जिनकी नजर इस पर बनी हुई है। इसके अलावा हजारों स्कूल संचालक है वो भी चाहते हैं कि आज उनकी जो राहत है वो बरकरार रहे। राज्य सरकार की ओर से अपील पेश की गई है। इसके अलावा अधिवक्ता सुनील समदड़िया हैं, उन्होंने अपील पेश की है। इस पर सुनवाई होगी और अब देखना यह होगा कि क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है। आज किसी तरह की राहत अभिभावकों को क्या मिल पाती है या फिर कोई अगली तारीख कोर्ट द्वारा दी जाती है। ठीक है, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज वेबिनार का उद्घाटन करेंगे। 3 बजे से राष्ट्रीय स्तर की वेबिनार का ये शुरू होगी। गांधी दर्शन की प्रासंगिकता पर चर्चा की जाएगी। गांधीवादी सुब्बा राव इस वेबिनार के मुख्य अतिथि होंगे। मंत्री वीडी कल्ला भी वेबिनार की अध्यक्षता करेंगे। खबर उदयपुर से। उदयपुर में पंचायत और यूआईटी की बड़ी लापरवाही। पुलिया पर जमी काई से एक बाइक यहां फिसल गई। रेलिंग पर यह बाइक फिसलकर रेलिंग पर अटक गई। बाइक फिसलने से युवक को गंभीर चोटें आई है। युवक के हाथ, पैर और फेफड़ों में चोटें आई हैं। पिछले साल भी ये काई जमने से यहां हादसे हुए थे, लेकिन प्रशासन ने इस और कोई ध्यान नहीं दिया। यूआईटी की बड़ी लापरवाही और एक बड़ा हादसा। बाइक फिसली, युवक को चोट आई। मामूली चोटें नहीं आई है, हाथ, पैर और फेफड़ों में चोटें आई हैं। पंचायत और यूआईटी की घोर लापरवाही। बेदला निवासी एक युवक बड़गांव की ओर से पुलिया पार कर रहा था। पुलिया पर काई जमी हुई थी। बाइक फिसली और नुकीली चट्टानों पर यह युवक जा गिरा, जिससे इसको गंभीर चोटें आई हैं। बाइक रेलिंग पर ही अटक गई। सूचना मिलते ही मौके पर कुछ लोग पहुंचे और घायल को बाहर निकाला गया और साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों को भी इस हादसे से अवगत कराया गया। गंभीरता को देखते हुए यूआईटी के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हादसे का जायजा लिया। मैं बड़गांव काम से गया था, तो उधर से वापस रिटर्न आ रहा था। आते हुए कांदी जमी हुई थी नदी के वहाँ पे। जैसे हल्का सा ब्रेक मारा, कांदी से गाड़ी स्लिप हो गई। आधी गाड़ी पुल के उधर लटक गई थी, तो मैंने गाड़ी छोड़ दी। गाड़ी नीचे गिरी और मैं उसके आगे जाके गिरा वो पानी में। और बड़ी खबर इस वक्त की बीकानेर से। बीकानेर में भीषण सड़क हादसा। कार और ट्रेलर में भीषण भिड़ंत हुई है। कार सवार 3 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। एसएचओ, कांस्टेबल समेत 3 लोगों की मौत हुई है। जयपुर के पेमासर के पास यह हादसा हुआ है। करौली के नादौती से खबर। कार में शव मिलने से सनसनी। डॉक्टर का शव बताया जा रहा है। हिंडौन में कार्यरत थे डॉक्टर महेश मीणा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। नादौती के दलपुरा धाड़ंगा रोड की ये घटना। पुलिस अब जांच कर रही है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां पुलिस ने चैन लूट सहित अन्य वारदातों में लिप्त अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है और गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। आरोपियों ने चेन स्नैचिंग सहित कई लूट की वारदातों को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को भोपाल से गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ में कई राज्यों में वारदातें करना भी कबूला है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। जोधपुर से बड़ी खबर है। सेंट्रल जेल में तैनात 2 जेल प्रहरी गिरफ्तार।
कैदियों को मोबाइल सप्लाई करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। कैदी से पूछताछ में इन दोनों का नाम सामने आया है। रातानाड़ा पुलिस ने जेल प्रहरी कैलाश और अशोक को गिरफ्तार कर लिया है। बारा पुलिस की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। पुलिस की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है। इस बार पुलिस पर थाने में मारपीट का आरोप है। दरअसल थाने में फरियादी के साथ ही मारपीट का आरोप लगा है। साथ ही पति को छुड़ाने गई महिला को भी धक्के देने का आरोप लगा है। बता दें कि केलवाड़ा थाना क्षेत्र में रघुवीर सिंह के साथ खेत में कुछ लोगों ने मारपीट कर दी, जिसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने चला गया, लेकिन वहां पुलिसकर्मियों ने उसकी रिपोर्ट पर आरोपियों को पकड़ने के बजाय उसके साथ मारपीट की। साथ ही बीच बचाव में आई उसकी पत्नी को भी धक्के दिए गए। बंद करता हूँ तेरे को। मैं कहा ऐसा क्या कर दिया सर मैंने, तो मैं तो बोर्ड लिखा रहा है ना आपके पास, नहीं लिख रहे तो मना कर दो मत, मैं जा रहा हूँ। नहीं मुझे धक्का ले जाके मेरे खैन के थप्पड़ मारा, तो मैंने धक्का वक्का थोड़ा हुआ तो मेरे उसे डंडा लिया, मेरे यहाँ मारा और एक यहाँ मारा, सारा ब्लड चालू हो गया। तो ब्लड खबर कोटा से है, जहां KEDL की टीम ने बिजली मीटर्स में छेड़छाड़ और चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। KEDL की टीम ने 9 उपभोक्ताओं का भांडाफोड़ कर उनसे 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है, जो बिजली चोरी कर रहे थे। वहीं इस कार्रवाई के बाद उपभोक्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। KEDL की टीम ने ऐसे कई इलेक्ट्रीशियनों का पता लगाया है जो भारी राशि लेकर शहर में कई उपभोक्ताओं के घरों या संस्थानों में बिजली मीटर में छेड़छाड़ कर देते हैं। वहीं पकड़े गए निजी इलेक्ट्रीशियनों से कई और खुलासे होने की उम्मीद है। और बड़ी खबर जयपुर से, जहां कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू हो गई है। संविदा कर्मियों को नियमित करने पर मंथन किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री BD कल्ला की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद रहेंगे। बैठक में ग्रामीण एवं पंचायत राज विभाग ACS रोहित कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। प्रेम मीना मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम, कैबिनेट सब कमेटी की बैठक शुरू, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ निकल कर आ रहा है इस बैठक से? देखिए सुमित जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस के जन घोषणा पत्र का अहम बिंदु था प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों को नियमित करने का। अब इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था। कमेटी करीब 7 बैठकें हो चुकी है और अब ये शायद लास्ट बैठक हो सकती है। इस पर मंथन चल रहा है कि जो प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं उनको किस तरह नियमित किया जाए। आज कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग में ग्रामीण एवं पंचायती राज विभाग और शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमित करने पर मंथन चल रहा है। बैठक में ऊर्जा मंत्री BD कल्ला मौजूद है, स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी मौजूद है, साथ में संबंधित विभागों के जो उच्च अधिकारी है वो भी मौजूद है। माना जा रहा है कि कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उसके बाद मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे किस तरह संविदा कर्मियों को नियमित की जाए। ठीक है, शुक्रिया प्रेम तमाम जानकारी के लिए। वहीं हाथरस और बारा में दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी। हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया। साथ ही ये भी कहा कि बारा की घटना से इसकी तुलना ठीक नहीं है। बारा मामले की जांच जारी रहेगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि हाथरस में हुई घटना बेहद निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के बारा में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है। जबकि बारा में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए 164 के बयानों में
अपने साथ ज्यादती नहीं होने और स्वयं की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने जाने की बात कही। बालिकाओं का मेडिकल भी करवाया गया और अनुसंधान में सामने आया है कि लड़के भी नाबालिग हैं। जांच आगे भी जारी रहेगी। चलिए सीधा लिए चलते हैं। पीयूष गोयल जयपुर पहुंचे, सीधी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। टीवी स्क्रीन पर ये सीधी तस्वीर, जयपुर पहुंच चुके हैं पीयूष गोयल। एयरपोर्ट के बाहर से तस्वीरें। 3 केंद्रीय मंत्री जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें। पीयूष गोयल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी जयपुर आए हैं। तीनों केंद्रीय मंत्री अब यहां से MNIT जाएंगे। यही काम है, अभी वहाँ चल के करेंगे। पीसी में जा रहे हैं तो नहीं देगा, पीसी में जा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। रेल मंत्री पीयूष गोयल जयपुर आए हैं, उनके साथ गजेंद्र सिंह शेखावत भी है और MNIT यहां से ये सीधा पहुंच रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर से सीधी तस्वीर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर उदयपुर से। उपद्रवियों की गिरफ्तारी का दौर जारी है। खैरवाड़ा में 14, ऋषभदेव में 4 गिरफ्तारी हुई है। अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। तो जिन्होंने गुंडागर्दी की थी, जिन्होंने उपद्रव मचाया था, अब उन पर प्रशासन सख्त रवैया अपना चुका है। हालांकि इन्होंने मिन्नतें बहुत की थी, प्रशासन से कहा था कि गिरफ्तारी ना हो, जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन्हें रिहा किया जाए, लेकिन प्रशासन, पुलिस प्रशासन फिलहाल इस मूड में नजर नहीं आ रहा है और इनकी गिरफ्तारी का दौर लगातार जारी है। 14 आरोपियों को खैरवाड़ा से और ऋषभदेव से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, जिन्होंने डूंगरपुर को जिन्होंने फूंका था, आगजनी की थी। अब उनके गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंच रहे हैं। मरुधरा की महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए गहलोत सरकार ने आज कई बड़े फैसले लिए। अब PDS के आउटलेट्स आवंटन में महिलाओं को 30% का कोटा मिलेगा, तो शादी के लिए गरीब परिवार की बेटियों को अब ज्यादा सहयोग राशि मिलेगी। चलिए आपको दिखाएंगे, ये खबर भी बताएंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले एक और खबर। कोरोना संकट से बीकानेर में मशहूर मिनिएचर आर्ट का कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया है, जिससे सैकड़ों आर्टिस्ट्स के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। मिनिएचर आर्ट पर कोरोना की मार, संकट में कलाकारों का परिवार, कैसे चलेगा रोजगार? आर्टिस्ट सधे हाथों से पेपर पर रंग भरकर पेंटिंग बनाने में जुटे हैं, लेकिन इन खूबसूरत पेंटिंग के खरीदार नहीं हैं। ये मशहूर मिनिएचर आर्ट है जो कभी देसी विदेशी सैलानियों की पहली पसंद हुआ करता था, लेकिन कोरोना की मार ने इस कारोबार को पूरी तरह से ठप कर दिया है, जिससे करीब 300 आर्टिस्ट के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कोरोना काल के बाद में बिल्कुल टूरिज्म की स्थिति बिल्कुल खत्म है। बीकानेर में टूरिस्ट नाम की कोई चीज़ है नहीं अभी। इससे पहले काफ़ी अच्छा था बाज़ार और सब दुकानदार भी खुश थे, गाइड सब खुश थे, लेकिन उसके बाद में अभी तक लोगों के पास रोजगार खत्म हो चुका है सब कुछ। मिनिएचर आर्ट में इंडियन हेरिटेज का खूबसूरत अंदाज छिपा है और इस कला की विदेशों में सबसे ज्यादा मांग थी, लेकिन कोरोना काल के बाद विदेशी सैलानी तो दूर, देसी सैलानी भी नहीं आ रहे, जिससे इस कला से जुड़े कलाकारों को अपने परिवार को पालने की चिंता सता रही है। उनके पास पेंटिंग बनाने का है, लेकिन बेचने का साधन नहीं है। वो आर्टिस्ट कहाँ बेचेगा, किसको बेचेगा, क्योंकि शोरूम सारे बंद हो चुके हैं और लोगों ने धंधे अपने सारे बंद कर दिए हैं, तो आर्टिस्ट भी इधर उधर भटक रहा है बेचारा।
कलाकारों को किसी तरह की आर्थिक मदद नहीं मिली है। ऐसे में मिनिएचर आर्टिस्ट को अब बस यही उम्मीद है कि हालात सुधरेंगे और उनके रोजगार का संकट खत्म होगा। न्यूज़ 18 के लिए बीकानेर से सतवीर सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। और डूंगरपुर उपद्रव से जुड़ी एक बड़ी खबर, एएसपी के घायल होने का मामला। एएसपी पर हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। बेडसा का उप सरपंच देवीलाल को गिरफ्तार किया है। उपद्रव मामले में 11 युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। सदर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 24 सितंबर को नेशनल हाईवे 8 पर इन्होंने हमला किया था। 11 युवक भी गिरफ्तार किए गए हैं। और अब ये बड़ी खबर, एएसपी पर हमला किया गया था, एएसपी घायल हुए थे इस हमले में। अब इस हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। जयेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, उप सरपंच को गिरफ्तार किया गया है एएसपी के हमले के आरोप में। जी बिल्कुल सुमित, 24 सितंबर की शाम को नेशनल हाईवे 8 पर जब एडिशनल एसपी गणपति महावर जब मौका संभालने के लिए गए थे, तो सबसे पहले जो उपद्रवियों ने उनके ऊपर हमला किया था, उसमें एक वीडियो जो मिला था पुलिस को सोशल मीडिया पे, उसमें जो उप सरपंच देवीलाल है वो एडिशनल एसपी के साथ में वहां पे मौजूद था और उपद्रव मचा रहा था। उस वीडियो के आधार पर पुलिस ने जो है वो बेड़सा गांव के उप सरपंच देवीलाल कलासुआ को गिरफ्तार किया है। सुनने जानकारी में ये आ रहा है कि इसके पास से कुछ लूट का माल भी बरामद होने की सूचना आ रही है। इसके अलावा सदर थाना पुलिस ने आज 11 नए उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। मामले में बिछीवाड़ा थाना पुलिस और दोड़ा थाना पुलिस ने भी कई गिरफ्तारियां की है। तो 4 दिन तक चले उपद्रव के मामले में अब तक कुल 75 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। सुमित, ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए। तो एसपी साहब घायल हुए थे और बेडसा के उप सरपंच देवीलाल को गिरफ्तार किया है। खबर मेरे सहयोगी जयेश दे रहे थे कि इस उप सरपंच के पास से कुछ लूट का माल भी बरामद हुआ है। तो ये साहब वहां लूटपाट तो कर ही रहे थे, पुलिस वालों पर भी हमला कर रहे थे, पत्थरबाजी तो कर ही रहे थे। एएसपी साहब को घायल किया, साथ ही साथ अपना घर भरने की भी तैयारी कर रहे थे। बड़ी खबर डूंगरपुर उपद्रव से जुड़ी। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।